नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है परमाणु और अणु। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं परमाणु के बारे में। परमाणु जो है वो क्या है, क्या ये एक अविभाज्य कण है, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे और परमाणु के गुणों के बारे में बात करेंगे। तैयार है आप लोग? चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम रासायनिक संयोजनों के नियम की। यहाँ पर दो नियम हम पढ़ने वाले हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला कौन सा है अपना? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो द्रव्यमान है ना, वो उसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, अब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे पहले जो द्रव्यमान है वही द्रव्यमान उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद में होता है। यानी कि द्रव्यमान का कुछ भी नहीं बिगड़ा, जितना अभिक्रिया से पहले था उतना ही अभिक्रिया के बाद है। इसी को ही अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। देखिए, रसायन शास्त्री एंटोनी लेवाइजर ने तुला के प्रयोग से यह प्रदर्शित किया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों का भार उसमें प्रयोग होने वाले अभिकारक के भार के बराबर होता है। देखिए, अगर अपन बात करें एक रासायनिक अभिक्रिया की, तो उसमें अपन क्या काम में लेते हैं? अभिकारक काम में लेते हैं। ठीक है, अभिकारकों में ही आपके रासायनिक अभिक्रिया होती है, तभी तो जाके अपने पास क्या प्राप्त होता है? उत्पाद प्राप्त होता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि इनका जो भार है वो इन उत्पादों के भार के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसी को ही अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का भार उत्पाद के भार के बराबर होता है और इसे अपन कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का द्रव्यमान स्थिर रहता है, ना ही इसे बनाया जा सकता है ना ही इसे नष्ट करेंगे। ये क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट, यानी कि स्थिर रहेगा। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब अभिकारक आपके क्या होते हैं? जो कि तीर के निशान के इस ओर लिखे जाते हैं, बाईं ओर, और जो तीर के निशान के दाईं ओर लिखे जाते हैं वो आपके क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। ठीक है, हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब समीकरण को लिखते हैं तो संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। देखिए, जैसे अगर अपन बात करें कि मान लीजिए मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम तार है। मैंने इस मैग्नीशियम तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो जब मैंने इसको इसकी उपस्थिति में जलाया तो मेरे पास क्या आया? मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। अब इस समीकरण को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 2। लेकिन अगर अपन बात करें कि इस उत्पाद में, तो मैग्नीशियम कितना है? 1, और ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 1 ही है। ऑक्सीजन जो है वो आपका संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं, जिससे मैग्नीशियम आपका कितना हो गया? 2, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2। अब यहाँ पर मैग्नीशियम 1 रह गया, इसीलिए मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिया, तो मैग्नीशियम भी यहाँ पर 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? समीकरण संतुलन हो गया। तो ये समीकरण को संतुलित हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये किस पर आधारित है? आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्लियर हुई बात? यहाँ पर पहला नियम समझ में आया। चलिए, अब बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? ये आपके दिया प्राउस्ट साहब ने। देखो, फ्रांसीसी रसायन शास्त्री क्लाउदे बर्थोलेट और जोसेफ प्राउस्ट ने 2 तत्वों के द्रव्यमान के अनुपात पर काम किया जो कि संयुक्त होकर आपके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें किसकी? जल की,
पानी की बात करें तो इस पानी में आपके हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? इस पानी का निर्माण कर रहे हैं। प्राउस्ट ने निश्चित या स्थिर अनुपात के भौतिक नियम को प्रस्तावित किया। अब ये भौतिक नियम क्या है आपके स्थिर अनुपात का? तो देखिए, एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अगर अपन बात करें मान लो इस पानी की, अब ये पानी आपके चाहे नाले का पानी हो, चाहे आपके टैप वाटर हो, चाहे आरओ का पानी हो, पानी तो पानी है। तो यहाँ पर ये जो पानी लिया है उसको बनाने की विधि या उसके स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि एक निश्चित अनुपात होता है जो भी आपके तत्व किसी यौगिक को बनाने में काम में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक यौगिक है, ये यौगिक क्या है? पानी। इस पानी के अंदर तत्व कौन कौन से हैं? आपका एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। क्लियर? तो इनका अनुपात क्या रहता है? एक निश्चित अनुपात रहता है, उसी अनुपात में अपन इसको लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। अब ये डिपेंड नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा कि अपन इस पानी को कहाँ से ले रहे हैं, चाहे नाले से उठा के ले, चाहे टैप वाटर ले, चाहे आरओ का वाटर ले, चाहे किसी टैंक का पानी ले। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो ये है आपका स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, अब अपन बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन साहब ने क्या कहा? देखो, जो आपके डाल्टन साहब है उन्होंने 1808 में रासायनिक दर्शन की एक नई प्रणाली प्रकाशित की जिसके अनुसार द्रव्य सूक्ष्म अविभाज्य परमाणुओं से बना है। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो द्रव्य है, कोई भी जो पदार्थ है, वो आपके अविभाज्य कण परमाणुओं से बना है। लेकिन आगे जाके अपन क्या पढ़ेंगे कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु से भी छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। कौन से कण है? परमाणु से भी छोटे सूक्ष्म कण, वो है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की? थॉमसन ने की। जे थॉमसन ने आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज किसने की? आपके रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन की खोज की। और जेम्स चैडविक साहब ने आपके किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब, यहाँ पर डाल्टन साहब ने तो क्या कहा कि ये जो परमाणु है वो अपना क्या है? अविभाज्य सूक्ष्म कण है। लेकिन बाद में इन तीनों ने आके क्या किया? इनकी खोज भी कर दी और कहा कि इससे भी ज्यादा सूक्ष्म कण होते हैं जिनको अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम देते हैं। एक रासायनिक तत्व के सभी परमाणुओं के भार, दूसरे गुण एक समान होते हैं। अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए अगर अपन ने बनाया है, क्या अपने पास क्या है? एक तत्व हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं, क्योंकि छोटे छोटे परमाणु ही मिलके आपके इनको बनाते हैं, तो इसके जितने भी परमाणु है, परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि उसको अपन अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जितने भी परमाणु होंगे हाइड्रोजन के, वो आपके क्या होंगे? समान होंगे। उनके सारे जो गुणधर्म होंगे वो भी समान होंगे और इनका परमाणु भार भी समान होगा। क्लियर? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अगर अपन ने दो तत्व अलग अलग ले लिए, मान लो कि मैंने यहाँ पर सोडियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया, ये दोनों क्या है? अलग अलग तत्व है अपने। तो अब इसके परमाणु अलग होंगे, सोडियम के, क्लोरीन के परमाणु अलग होंगे और उनके परमाणु भार भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न। सोडियम का परमाणु भार अलग होगा और क्लोरीन का परमाणु भार क्या होगा? अलग होगा। तो अगर अलग अलग तत्वों की बात करें तो उनमें अलग अलग परमाणु होते हैं और उनके गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। अगर एक ही तत्व की बात करें तो उस तत्व के सारे परमाणु क्या होंगे? समान होंगे और उनके परमाणु भार भी समान होंगे। क्लियर? चलिए आगे देखिए, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा अभिक्रियाओं में विघटित नहीं होते तथा अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी अभिक्रिया में जो परमाणु है वो भाग ले रहे हैं तो वो आपके टूट जाए, जो है आपके टूट जाए या फिर खत्म हो जाए। ये क्या है? विघटित नहीं होंगे और अपनी पहचान बनाए रखेंगे।
विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सरल संख्यात्मक अनुपातों में सहयोग करते हैं और क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब संख्यात्मक जो है उसमें कैसे योग करते हैं और कैसे अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा आपके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, पहला कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा आपके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब दोनों में कैसे अंतर है, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में अंतर कैसे है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसमें एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही। अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखो है कार्बन है ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की कितने हैं मॉलिक्यूल यहाँ पर, 2। तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनो का मतलब होता है एक, तो जिसके अंदर एक ऑक्सीजन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। तो कार्बन के प्रत्येक 1 ग्राम 1.000 ग्राम के साथ 1.3321 ग्राम ऑक्सीजन सहयोग करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, डाई का मतलब क्या होता है, 2, इसके साथ कार्बन की 1.000 ग्राम मात्रा के साथ ऑक्सीजन की 2.66। देखो एक है तो 1.33, 2 है तो वही डबल हो जाएगी, तो 2.66, ठीक है, ग्राम संयोग करती है। तो ऐसे एक ही प्रकार के जो तत्व है वो आपके अलग अलग संयोजित होकर अलग अलग प्रकार के क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, अलग अलग संख्या में संयोजित होकर, क्योंकि इस मोनोऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन है जबकि डाइऑक्साइड में कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। क्लियर हुई, और 2 अलग अलग प्रकार के यौगिक यहाँ पर बन गए। क्लियर, चलिए देखिए अब बात करते हैं परमाणु क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु के क्या गुणधर्म है। देखो परमाणु क्या होता है, किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा सूक्ष्म कण है वो आपके क्या है, परमाणु है, जो कि अपने रासायनिक गुणों को बरकरार रखता है रासायनिक अभिक्रिया में, जिसका विघटन नहीं होता। किसी भी तत्व के परमाणु का आकार व द्रव्यमान दूसरे तत्व के परमाणु से क्या होता है, भिन्न होता है। अगर एक तत्व हमने लिया यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, और एक तत्व ले लिया हमने यहाँ पर क्लोरीन, तो इनके परमाणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और इनका भार भी क्या होगा, द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर, देखिए अब बात करते हैं परमाणु का आकार। परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ना ही अपन उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। तो देखो आकार बेहद छोटा है और हमारी आंखों के लिए अदृश्य है, यानी कि हम अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। हम इसके आकार को नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर के पैमाने पर व्यक्त करते हैं। जैसे अगर अपन बात करें बहुत बड़े समुद्र की, तो समुद्र में उसे 1 चम्मच पानी को आप देख पाओगे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे 1 चम्मच पानी से। तो यहाँ पर ऐसे ही जो परमाणु का आकार है वो उसी के समान है कि किसी तत्व में अगर अपन किसी परमाणु को देखें तो वो इतना छोटा है कि उसको अपन देख नहीं सकते हैं। देखिए आगे, अब अपन बात करते हैं सापेक्ष आकार की। सापेक्ष आकार का मतलब क्या होता है कि अपन किसी भी चीज को रेफरेंस मान ले, जैसे मान लो कि एक जो बंदा है वो चला रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल, और दूसरा चला रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाले का है वो पहले वाले के सापेक्ष जब देखेंगे तो उसकी कितनी चाल ही आएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 5 तो वो वाला भी चल रहा है और ये 10 चल रहा है। तो जो बी वाला है वो ए के सापेक्ष केवल कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है ना। देखिए अब बात करते हैं इनके त्रिज्या मीटर में और इनके उदाहरण की। तो हाइड्रोजन के परमाणु 10⁻⁻10 मीटर, रेत का कण 10⁻⁻4 मीटर, तरबूज 10⁻⁻1 और क्रिकेट की गेंद 0.2 × 10⁻⁻1।
ठीक है। हम परमाणुओं को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं। कौन सी? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, STM, ठीक है, इससे देख सकते हैं। देखो, STM तकनीक के द्वारा कॉपर की सतह की छवि परमाणु की सतह को बड़े आकार की छवि में देखा जा सकता है। तो इस मेथड के द्वारा कौन सी? स्कैनिंग, ये आपको नाम याद रखना है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इस मेथड के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? इन परमाणुओं को देख सकते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे हैं, हम अपनी नग्न आंखों से इनको नहीं देख सकते। आगे देखिए, तीसरा है आपका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो देखो, डाल्टन ने परमाणु के द्रव्यमान की अवधारणा को दिया। समस्थानिक कार्बन C12 अथवा 12C6 को परमाणु भार स्केल मानक के रूप में है। देखिए, यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान क्या है? तो देखो, अगर अपन बात करें यहाँ पर जो कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। कार्बन कितने नंबर पे आता है? देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और ये कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और अगर अपन इसकी बात करें द्रव्यमान संख्या की, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। कितनी? द्रव्यमान संख्या इसकी होती है 12। कैसे निकाली हमने? ये 12 कहाँ से आया? तो देखो, ये इसकी द्रव्यमान संख्या है 12, ये निकलती है जो इसमें प्रोटॉन की संख्या है और न्यूट्रॉन की संख्या है, उनको जोड़कर, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर, जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर देखो, कार्बन की बात करते हैं। देखो, कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक, इसका प्रतीक तो C होता है और परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है। अब जो परमाणु क्रमांक होता है वही इसके प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो ये नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, ठीक है। अब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो, पहले प्रोटॉन लिख देती हूँ 6 और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 6, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो इसके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या वो भी कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या हम कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या निकलेगी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, इसीलिए इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी आई? 12, और इसीलिए यहाँ पर ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, C12 समस्थानिक को परमाणु भार की इकाई के रूप में माना जाता है। अब अपन अगर बात करें कि समस्थानिक किसे कहा जाता है, तो ये समस्थानिक मैं अभी आपको बताऊंगी कि समस्थानिक होते क्या हैं। और यह एक परमाणु कार्बन C12 के भार का 1/12 भाग के बराबर होता है। परमाणु भार इकाई को संक्षेप में AMU द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आजकल परमाणु भार इकाई उनको एकीकृत भार इकाई के रूप में जाना जाता है और इसे अक्षर U के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, चिन्हित करते हैं। यहाँ पर अभी अपन बात करेंगे समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक है। देखो, डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है, ठीक है। शोध से बाद में क्या पता चला कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो देखो, परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म मौलिक कणों से बना है, जो कि है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो देखो ये क्या होते हैं। अगर कोई भी परमाणु है तो उसका नाभिक होगा, तो ये उसका नाभिक है। उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और उसकी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते रहते हैं? उसकी कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटॉन होता है जो नाभिक में उपस्थित है, वो उस पर क्या होता है? धन आवेश होता है। तो इसीलिए मैंने P के ऊपर क्या लगाया है? प्लस लगाया है।
इसी नाभिक के अंदर N जो होता है न्यूट्रॉन, वो आपके विद्युत उदासीन होता है, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होता, तो N आपका उदासीन है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे ऋण आवेशित होता है, यानी कि वो ऋण आवेशित होता है, इसीलिए मैंने उस पर क्या लगाया है, माइनस। ठीक है, तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा जो परमाणु है उससे भी छोटे सूक्ष्म कण हैं वो आपके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, जबकि प्रोटॉन जो है वो आपके धन आवेशित कण है। अब यहाँ पर अपन को बात करनी है समस्थानिक की। किसकी बात करेंगे, समस्थानिक की बात करेंगे। तो देखो, समस्थानिक आपके क्या होते हैं, इंग्लिश में अपन इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या कहा जाता है इनको, आइसोटोप्स कहा जाता है। देखो, समस्थानिक वे होते हैं ऐसे तत्व जिनमें परमाणु संख्या तो क्या होती है, समान होती है। परमाणु संख्या तो इनकी क्या है, या जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है, समान है, लेकिन जिनका भार अलग अलग होता है उनको अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। जैसे अगर अपन बात करें कार्बन के समस्थानिकों की, तो C12 भी होता है, C13 भी होता है और C14 भी होता है। अब इन सब में परमाणु संख्या समान है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, सब में 6 है। कार्बन तो वही परमाणु संख्या तो 6 ही रहेगी ना, एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो अलग अलग होगी, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वही आपका प्रोटॉन है। पैसे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या और पैसे ही प्रोटॉन। तो परमाणु संख्या जो है आपके 6 है, तो प्रोटॉन भी 6 होंगे। तो इन सब में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, प्रोटॉन जो है वो आपके 6 है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो आपके, अब जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो आपके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इनको अपन कहते हैं समस्थानिक। अब आप कहोगे कि मैम इसमें इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया, तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसको अपन, उसका कोई भार नहीं होता, मतलब बहुत कम भार होता है, इसीलिए अपन उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, उनको अपन कहते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स कहा जाता है। देखिए, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के सम और विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन का आवेश का सम का मतलब क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी कि आवेश के सम। लेकिन विपरीत, विपरीत का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है लेकिन प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ठीक है, इसीलिए एक परमाणु विद्युत उदासीन होता है। समझ में आई बात। यहाँ पर प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में नाभिक में रहते हैं और नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, घिरा रहता है। तो मैंने आपको बताया नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर लगाता रहता है। इस तरीके से, जैसे अगर अपन बात करें, देखो इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन है। देखो, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3 4 5 6, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, आ गई बात समझ में। चलिए, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, नाभिक में स्थित उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो जो N है उससे अपन व्यक्त करते हैं न्यूट्रॉन को। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक ही है। अब नाभिक का कुल द्रव्यमान जो है वो कैसे आएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि नाभिक में 2 चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब
अब अपन अगर बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन के समस्थानिक की, पहले देखो समस्थानिक की डेफिनेशन क्या दी है, परमाणुओं को जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, ठीक है, ए भिन्न होती है, उनको अपन कहते हैं समस्थानिक। अब द्रव्यमान संख्या अलग कैसे आएगी, तो जब न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। देखो प्रोटॉन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। तो जब परमाणु क्रमांक 8 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। तो प्रोटॉन तीनों में 8 8 8, परमाणु क्रमांक थोड़ी बदलेगा। अगर अपन ने 9 कर दिया इस परमाणु क्रमांक को तो ऑक्सीजन के बाद अगला आ जाएगा, ठीक है। देखो अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। अगर अपन को द्रव्यमान संख्या पता है और प्रोटॉन पता है तो अपन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं कितने, तो देखो जैसे द्रव्यमान संख्या को व्यक्त करते हैं ए से, न्यूट्रॉन को व्यक्त करते हैं एन से और प्रोटॉन को व्यक्त करते हैं पी से। ऑक्सीजन O8, यहाँ पर ये क्या लिख दिया है, इसका परमाणु क्रमांक लिख दिया है, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 16 17 18 वो इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया 16। अब इसमें अपन को ज्ञात करना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो ए का मान कितना है, यहाँ पर 16, एन अपन को निकालना है, प्रोटॉन कितने हैं, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है, तो 8। तो न्यूट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 8, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी अपने पास 8, ठीक है। अब यही अगर आपसे लिखा हुआ हो ऑक्सीजन 8 और यहाँ लिखा हुआ हो 17, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये भी ऑक्सीजन का समस्थानिक है, क्योंकि देखो परमाणु क्रमांक समान है लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसकी संख्या अलग अलग है। तो देखो यहाँ पर जो आपके ए है उसका मान कितना है, एन का मान निकालना है और पी का मान कितना है। ए का मान दे रखा है 17, एन का मान कितना है निकालना है, और पी का मान कितना है 8। अब आप क्या करोगे, n बराबर 17 माइनस 8 कर दोगे, कितना बचेगा, निकालो, कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 9। देखिए अब न्यूट्रॉन इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें कितने हो जाएंगे, 10। तो ये क्या है कि जब प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग, तो आपके वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसको अपन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। इसको अपन ने कह दिया आइसोटोप्स, यानी कि समस्थानिक। क्लियर हुई बात यहाँ पर। चलिए आगे देखिए उदाहरण, अगर अपन क्लोरीन के समस्थानिकों की बात करें तो देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 और उसका द्रव्यमान संख्या है 35। उसकी द्रव्यमान संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है, 37 के मिश्रण से क्लोरीन प्राप्त हुआ है। यह समस्थानिक 3:1 के रूप में मौजूद है। अब क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। हमने 2 समस्थानिक लिए हैं, देखो समस्थानिक C1735 वाला और सी क्लोरीन जो है आपके Cl1735 और यहाँ पर Cl1737 3:1 के रूप में मौजूद है। अतः 3 परमाणुओं का द्रव्यमान 35 है और 1 परमाणु का द्रव्यमान 37 है। 3 परमाणु का द्रव्यमान 35 क्यों हुआ, क्योंकि अनुपात क्या है, 3:1। तो 3 परमाणु ये 35 वाले लिए हैं और 1 जो लिया है वो 37 वाला लिया है, ठीक है। तो देखो 3 कितने लिए हैं, 35 वाले, और 1 कितना लिया है, 37 वाला, अपॉन 4 कर दिया टोटल, ठीक है। तो 142/4 और ये कितना आ गया, 35.5 जो है यू आ गया। इसीलिए क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 होता है। आगे बात समझ में कैसे इसको हल किया, चलिए आगे देखिए।
अब अगर अपन बात करें कुछ जो अपने तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान की, तो देखिए एल्यूमिनियम जो है उसका प्रतीक होता है Al, द्रव्यमान होता है 26.93। आर्गन Ar से अपन उसको व्यक्त करते हैं, जो कि आपके एक निष्क्रिय गैस है जो आपके 18th ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। 39.95। आर्सेनिक As उसका प्रतीक है 74.92। बेरियम Ba प्रतीक है 137.34। बोरोन इसका होता है 10.81। ब्रोमीन Br से व्यक्त करते हैं 79.91। ये जो ब्रोमीन होता है वो आपके क्या है, अधातु है। ब्रोमीन क्या है, अधातु। और आपको पता है अधातुएं जो होती हैं वो या तो ठोस अवस्था में होती है या गैस अवस्था में होती है, लेकिन ये ब्रोमीन अधातुओं का एक जो है क्या है यहाँ पर अपवाद है। ये जो ब्रोमीन होती है वो ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, रेड कलर की होती है ये, है ना। सीजियम Cs से व्यक्त करते हैं, इसका प्रतीक है Cs 132.91। कैल्शियम Ca 40.80। कार्बन C 12.01। मैग्नीशियम Mg 24.31। मैग्नीज Mn से व्यक्त करते हैं 54.94। मरकरी पारा Hg। ये जो मरकरी है वो आपकी ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। 200.59। नियॉन Ne 20.18। निकल Ni 58.71। और बात करते हैं यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन N से व्यक्त करते हैं, ऑक्सीजन को O से, फास्फोरस को P से, प्लेटिनम को Pt से, क्लोरीन को Cl से, क्रोमियम Cr, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F। फ्लोरीन क्या है, आपका हेलोजन तत्व है। इनका द्रव्यमान देखो, नाइट्रोजन का 14.1, ऑक्सीजन का 16, फास्फोरस का 30.97, प्लेटिनम का 195.09, क्लोरीन 35.45, क्रोमियम 52, कोबाल्ट 58.93, कॉपर 63.56, फ्लोरीन जो है 19, पोटेशियम का के प्रतीक होता है 39.1, रेडॉन Rn यहाँ पर 222 और इसका भिन्न भी हो सकता है। सिलिकॉन Si से व्यक्त करते हैं 23.09, सिल्वर Ag 107.87, सोडियम Na 23 होता है, सोना कॉपर गोल्ड यानी कि औरम, कॉपर नहीं, कॉपर तो अपना तावा होता है Cu, औरम गोल्ड 196.97, हीलियम He 4, हाइड्रोजन H 1.008 और आयोडीन 126.90। तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ जो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान है। क्लियर हुई बात, यहाँ पर समझ में आया परमाणु क्या है आपके, जो आपके यहाँ पर हमने बात की, जो मॉडल है परमाणु मॉडल उसकी बात हमने की है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की ये भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। तो ये बात हो गई अपने परमाणु की। क्लियर। चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।